धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, ये दूसरा पार्ट है अंधभक्ति के ऊपर और उसमें मैं स्पेशल रेफरेंस दूंगा शंखनाद टीम, जिससे काफ़ी बहस हुई मेरी। तो पिछले पार्ट में जो मैंने बताया उसका मैं समराइज करूंगा कि शंखनाद के जो कार्यकर्ता हैं, एक तो मैं उन्हें कायर इसलिए कहता हूँ, कायर और धोखेबाज दोनों। कायर इसलिए कि वो अपना प्रोफाइल डिस्क्लोज करने से डरते हैं। वो 2-3 प्रोफाइल है, एक राजीव दीक्षित का फोटो लगा रखा है, उसका नाम है शंखनाद, दूसरा है शंखनाद, शंख का फोटो है। वो तो कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोफाइल है, वो ठीक है, पर जब वो पोस्ट डालते हैं तो उन्हें अपने प्रोफाइल से डालनी चाहिए, न कि और जब पूछा जाए कि भाई बताओ तुम कौन हो, तो वो अपना नाम बताने से घबराते हैं। आप राइट टू रिकॉल ग्रुप में देखिए तो सारे प्रोफाइल पब्लिक है और सबके रियल प्रोफाइल है। मेरा प्रोफाइल 100% रियल है, बाकी जितने भी प्रोफाइल आपको दिखेंगे 100% रियल प्रोफाइल होते हैं और वो अपना प्रोफाइल दिखाने से डरते हैं। दूसरा मैं उन्हें धोखेबाज कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोफाइल लड़कियों के फोटो रख के बनाया और वो सारे के सारे लड़के हैं, कोई लड़के नहीं है उनमें से। प्रीति, लता, पता नहीं कौन है, जो भी है, काफ़ी सारे, संजना गुप्ता। तो इस तरह के उन्होंने प्रोफाइल बना दिए हैं, सब फेक प्रोफाइल। और ये धोखा देने की बात है कि भाई इसके द्वारा जो दूसरे ग्रुप में लोग हैं उनको किस तरह से शंखनाद की ओर खींचा जाए। तो वो भी चलो, पर शंखनाद में जो मैंने नोट किया, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर तक वो मुझे कोसते रहे कि मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। जब मैंने उनके सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए, क्योंकि उनके पास साथ साथ में मैंने जो क्वेश्चन रखे उसका जवाब नहीं था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने शंखनाद के लोगों से बोला कि आप इतने घंटों से सुब्रमण्यम स्वामी का प्रचार करते हो, ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको पीएम बनना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आप उनसे 2 सादे सवाल जो नहीं पूछते। एक तो उनके बारे में तथ्य कि क्या 1999 में आपने सोनिया गांधी को वाजपेयी की सरकार गिराने में मदद की थी? क्या आपने 1999 में सोनिया गांधी को पीएम बनाने में मदद की थी? क्या आप जब 1990-91 में कॉमर्स मिनिस्टर थे तब WTO की सारी शर्तें मान ली थी? वर्ल्ड जो लिबरलाइजेशन की शर्तें मान ली थी? उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था, क्या आपने क्या RSS को बैन करने की डिमांड रखी थी? विश्व हिंदू परिषद को, नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट करने की डिमांड रखी थी? ये सारे सवाल उनसे पूछ लो। पूछना क्या था वो तो आप गूगल करोगे तो भी फैक्ट मिल जाएगा। और दूसरे सवाल पूछो आज के पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि सोनिया गांधी का जो फॉल्स एफिडेविट का केस है वो रीओपन करने की एप्लीकेशन आप कापड़िया के कोर्ट में 1 हफ्ते में दे सकते हो कि भाई सोनिया गांधी का ये केस रीओपन किया जाए, जो कि उसने बाला सुब्रमण्यम स्वामी ने पैसा लेके रफा दफा कर दिया था। और दूसरा कि आप हसन अली, मतलब मैंने शंखनाद के टीम को एडमिन को पूछा कि आप अपने ट्विटर आईडी से या ईमेल से या फेसबुक से आप सुब्रमण्यम स्वामी को ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई आपने हसन अली का, ए राजा का और शहीद बालवा के पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने की दरखास्त का अदालत में क्यों विरोध किया? और यदि विरोध नहीं किया तो सॉरी, यदि आप समर्थन में हैं तो मैं माफी मांगता हूं और आप कोर्ट में एफिडेविट रखो कि इन तीनों का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो घंटों उनको बहस करने के लिए मिले, मुझे गालियां देने के लिए मिलेगी, लेकिन उनकी सुब्रमण्यम स्वामी से ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक 2 लाइन का सवाल है, ये सवाल पूछने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सवाल यदि उन्होंने पूछा तो सुब्रमण्यम स्वामी पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए। यदि उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट मांगी कि भाई शहीद बालवा का वगैरह का नार्को टेस्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जज कापड़िया को या तो हाँ बोलना पड़ेगा या तो ना बोलना पड़ेगा। यदि ना करेंगे तो कापड़िया एक्सपोज हो जाएंगे। वो भी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं चाहती कि कापड़िया एक्सपोज हो जाए। और यदि हाँ बोलेंगे और इनका पब्लिक में नार्को टेस्ट होता है तो मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, शरद पवार, ये सोनिया गांधी, रॉबर्ट वडेरा, बहुत सारे नेता एक्सपोज हो जाएंगे। अहमद पटेल, हसन अली अहमद पटेल का पैसा भी हैंडल करता है। तो इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी, मुझे पक्का पता है कि ये किसी दिन इनका नार्को टेस्ट नहीं मांगने वाले, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर देखिए
सुब्रमण्यम स्वामी से टाइम पास ही कर रहे हैं, सबको बेल मिल गई। 6-8 महीने के लिए शहीद मालवा को बेल मिल गई, एंड में कनी मोसी को बेल मिल गई। चलो राजा का अच्छा 1-1.5 साल रुकना पड़ा, लेकिन अब तो बेल मिल ही गई उसको। करोड़ों रुपया जो उसने कमाया ऐशो आराम से वो भुगत रहा, और सुब्रमण्यम स्वामी देखो सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। यदि ये राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट लिया होता तो इतने सारे सबूत मिल जाते कि 10 साल तक उसको बेल नहीं मिलती, किसी को बेल नहीं मिलती, ऊपर से 20 लोग और जेल में जाते। खैर, तो अब अंधभक्तों से आने वाले समय में हमें क्या नुकसान जाएगा? मेरा जो मुख्य मुद्दा दूसरा इस वीडियो का ये है अंधभक्तों का, कि पेड मीडिया ने मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जिनको पैसा मिलता है, उन्होंने इन सब लोगों को हीरो बना दिया। कैसे हीरो बना दिया है कि हमारे पॉलिटिक्स में आज एक वैक्यूम है। वैक्यूम इसलिए क्योंकि जितने भी युवा लोग हैं उन्हें अपने पार्टी के नेताओं में कोई भरोसा नहीं बचा। कांग्रेस के कैसा भी दृढ़ सपोर्टर हो, उसे सूर्यप्रकाश गांधी में विश्वास नहीं है, सोनिया गांधी में विश्वास नहीं है, मनमोहन सिंह भ्रष्ट आदमी है, चिदम्बरम में सर से पांव तक रिश्वतखोर है, कांग्रेस के सारे नेता रिश्वतखोर है, एंटोनी, ये जितना ये दिग्विजय सिंह साहब, बीजेपी के भी सारे नेता रिश्वतखोर है। ऐसे गडकरी ने तो अभी 25 करोड़ रुपया लिया मौलाना यादव से, कन्नौज में कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। आप प्रणब महाजन तो डेथ हो गई, लेकिन वो भी सबसे बड़े करप्ट नेता थे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, और ये अडवाणी ने तो सऊदी अरेबिया से पैसा आया तो नेशनल आईडी सिस्टम जो स्कीम थी वो पूरी बंद करा दी होम डिपार्टमेंट की, ताकि बांग्लादेशी घुसते जाए। तो और उसके बाद दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में भी सबके सब करप्ट है। बुद्धदेव भट्टाचार्य, पैसा मिला था, सालिन नाम की कंपनी ने पैसा दिया था उसको, तो नंदीग्राम पूरा गांव खाली कराने को मिला था। और सिंदूर में उसने जो किसान जमीन नहीं देना चाहते थे, किसान जमीन देना चाहते थे पर पैसा मांग रहे थे कि भाई हमें 25-30 लाख दो, और गवर्नमेंट ने बोला नहीं 7 लाख ही देंगे पर एकड़, और 7 लाख में से भी अधिकतर पैसा तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही खा गए, किसान को तो 2-3 लाख ही मिले। और जब किसानों ने विरोध किया तो सारे किसानों की जम के पिटाई की, हाथ पांव तोड़ दिए कम्युनिस्ट पार्टी, और वो सब किया था बुद्धदेव भट्टाचार्य के इशारों पे। तो सारी पार्टियों में जब इतना बड़ा वैक्यूम करप्शन का माहौल है, तो लोगों में नए नेता कुछ उभर रहे थे, जैसे स्वामी रामदेव जी है, राजीव दीक्षित जी है, ये नए नेता उभर रहे थे। तो इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों ने देखा कि ये नेता को तो खत्म करना पड़ेगा, इसलिए राजीव दीक्षित की हत्या करा दी। अब वैक्यूम में यदि हमने हमारे आदमियों को नहीं रखा एज अ होप, एज अ रे ऑफ होप, कि इन लोगों में उम्मीद रखो, ये लोग तुम्हारी समस्या का उपाय लाएंगे, हमारे एजेंटों को हम प्लेस कर देते हैं ताकि कार्यकर्ता उनकी ओर खींचे जाए। तो यदि राजीव दीक्षित जी होते तो सुब्रमण्यम स्वामी, छोटे अन्ना इनमें से किसी को कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती, क्योंकि कार्यकर्ता उन्हीं की ओर खींचे जा रहे थे। भले मीडिया उनको प्रचार करे ना करे, तो एक भी मीडिया उनको प्रचार नहीं कर रहा था, एक भी अखबार भी उनका प्रचार नहीं कर रहा था, तो भी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में कार्यकर उनकी ओर जा रहे थे। अब कैसे इनको हीरो बनाया जाए? तो अलग अलग स्ट्रेटेजी थी, जैसे द अन्ना और द छोटे अन्ना के केस में कोई जानता नहीं था। 4 अप्रैल 2011 को वो अनशन पे बैठे जंतर मंतर पे, और अखबारों ने दिन के 24 घंटे अन्ना की फोटो दिखाई। एक इंडिया का एक आदमी अन्ना को जानने लगा, अन्ना हीरो हो गए। कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि ये काम और कोई नहीं कर सकता, करेगा तो सिर्फ अन्ना ही कर सकता। आपको ये भ्रष्टाचार खत्म करना है, अन्ना के साथ जुड़ जाओ, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो अन्ना के साथ जुड़ गया और इतना बड़े पैमाने में प्रचार हुआ, सब छिपाया गया, झूठ बोला गया, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके अंधभक्त हो गए। इसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हुआ। मल्टीनेशनल कंपनियों ने पहले न्यायाधीशों को बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी केस लेके आएंगे, आप सीधा उनके केस को 4th गियर में डाल देना ताकि उनको पब्लिसिटी मिले। और फिर पेड मीडिया को बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी कल कोर्ट में अनशन आलतू फालतू बात करेंगे, कुछ भी वो बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जज उनके फेवर में जजमेंट दे देंगे, और आप अखबार में फ्रंट पेज पे छाप देना, उनकी फोटो छाप देना, और बोल देना कि बहुत राष्ट्रवादी नेता है, भारत के लिए मर मिटने को तैयार है, वगैरह वगैरह। और उन्होंने भी सारे राष्ट्रवाद के जो निबंध है वो रट लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने।
और इस तरह से वो पेड मीडिया ने हीरो बना दिया। अब बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पता नहीं है कि एवरी पॉलिटिकल न्यूज इज अ पेड न्यूज। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, अधिकतर रीजनल अखबार भी अब बिके हुए हैं, सर से पांव तक बिके हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया तो अंग्रेजों ने शुरू किया था हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाए रखने के लिए। तो ये सारे अखबारों ने सुब्रमण्यम स्वामी के बड़े पैमाने पे जब फोटो छापने शुरू किए, उनके फेवर में लिखने शुरू किया, तो कार्यकर्ता उनके चपेट में आ गए और वो सुब्रमण्यम स्वामी को हीरो मानने लगे। तो अधिकतर लोगों ने तो ये दुख की बात है कि गूगल में लिखा कि चलो इस आदमी का इतिहास देखते हैं कि 50 साल से मतलब 30-40 साल से पॉलिटिक्स में है, तो देखते तो हैं कि भाई ये पिछले 40 साल से पॉलिटिक्स में उसने क्या क्या किया होता। तो वो दिख जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया, उन्होंने देवी इंदिरा अम्मा का क्यों विरोध किया, इसलिए नहीं क्योंकि इमरजेंसी डाली, उन्होंने तो देवी इंदिरा अम्मा का विरोध इमरजेंसी से पहले ही शुरू कर दिया था। इमरजेंसी देवी इंदिरा अम्मा की बहुत बड़ी गलती थी, उस गलती के लिए मैं भी कहता हूँ कि बहुत बड़ी गलती थी उनके लिए उनकी। लेकिन इमरजेंसी से पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने क्यों उनका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने पोखरण वन किया था। पोखरण वन तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात थी, उसके लिए तो नेता को शाबाशी देनी चाहिए। जैसे मैं वाजपेयी का विरोधी था, हमेशा विरोधी हूँ, लेकिन जब उन्होंने पोखरण टू किया तो मैंने कहा कि भाई 2 साल तक वाजपेयी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, 2-3 साल तक तो उनको पावर में कायम रहने देना चाहिए, क्योंकि पोखरण टू अच्छा काम था, भारत के लिए अच्छा काम था। तो जब इंदिरा गांधी ने पोखरण वन किया तो कोई भी देशभक्त आदमी तो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेगा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उस समय अमेरिका नहीं चाहता था कि पोखरण वन हो, और अमेरिका पोखरण वन, इंदिरा गांधी ने पोखरण वन किया इसलिए उसे सबक सिखाना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने सारे नेताओं को पैसा देना शुरू किया कि इंदिरा गांधी के को जितना हो सके उतना बदनाम करना शुरू करो, और सुब्रमण्यम स्वामी इंदिरा गांधी को बदनाम करने में लग गए। ये 1973-74 की बात है। उसके बाद 1990 में जब वो कॉमर्स मिनिस्टर थे तब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड WTO की सारी शर्तें मान ली। फिर इसी तरह से ये अंधभक्ति का परिणाम है कि इतने अंधभक्त बन गए अखबारों में सुब्रमण्यम स्वामी का पढ़ के कि उन्होंने सारे फैक्ट्स नजरअंदाज कर दिए। और द अन्ना के बारे में भी ये हुआ, द छोटे अन्नों के बारे में भी ये हुआ, और बाद में जब तथ्य सामने आए कि द छोटे अन्ना में से जो आभूषण है वो ओपनली पाकिस्तान के एजेंट है, ओपनली पाकिस्तान के एजेंट है। कहते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट जब उनका आया तभी भी अंधभक्तों का मोह भंग नहीं हुआ। मैंने कहा अन्ना इसको समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने कहा अन्ना ने कहा समर्थन दिया, ये तो आभूषण ने समर्थन दिया। मैं कहा भाई आभूषण उनकी टीम के खास आदमी है, छोटे अन्ना, अन्ना खुद उन्हें छोटे अन्ना कहकर पुकारते हैं, और उन्होंने ये दिया और उसके सामने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। उसके बाद 2 कार्यकर्ताओं ने, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के 2 कार्यकर्ताओं ने जब आभूषण की पिटाई की कोर्ट के अंदर जाके, तब मामला इतना बड़ा हो गया कि द अन्ना को स्टेटमेंट देना पड़ा। तो द अन्ना और एक छोटे अन्ने ने स्टेटमेंट क्या दिया कि हम कश्मीर के लिए पाकिस्तान से दूसरा युद्ध लड़ने को तैयार है। भाई पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की बात ही नहीं हो रही थी, रेफरेंडम की बात हो रही थी। अभी तक द अन्ना ने कश्मीर में रेफरेंडम नहीं होना चाहिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। छोटे अन्नों ने भी कश्मीर में रेफरेंडम नहीं होना चाहिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। बात इतनी दूर पकड़ ली उसके बावजूद तो भी अंधभक्त उनकी अंधभक्ति से बाहर नहीं आ रहे। अब साफ साफ दिख रहा है कि अन्ना ने 1-1.5 साल टाइम पास करने के सिवा कुछ नहीं किया। कार्यकर्ताओं में जो रोष इकट्ठा हुआ था पूरे अक्टूबर 2010 से लेके अप्रैल 2011, जो पूंजी का चर्चा आया, कोयले के भ्रष्टाचार के बारे में इंफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसी वक्त आ गई थी, बाद में दबा दी गई, बाद में अब फिर आ रही है। फिर ये 2G, ये CWG कॉमनवेल्थ गेम का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया, और आतंकवाद के मुद्दे पे सरकार की निष्फलता, महंगाई के मुद्दे पे सरकार की निष्फलता, ये सारा जो रोष इकट्ठा हुआ था, उस रोष को सेफ्टी वाल्व की तरह रफे दफे करना, इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने द अन्ना को खड़ा किया था, और काले धन की बात को रफा दफा करने के लिए, ये भी एक था। अब कहीं जाके कार्यकर्ताओं को बात समझ में आई कि भाई द अन्ना सर से पांव तक फ्रॉड थे, द छोटे अन्ना भी सर से पांव तक फ्रॉड है, लेकिन अभी भी जो अंधभक्ति वस्तु ऐसी होती है कि मोह भंग नहीं होता, और जब मोह भंग होता है तो आदमी पॉलिटिक्स से एक प्रकार का संन्यास ले लेता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी जो मेरी उम्र के हैं और कुछ मेरी उम्र से 10 साल बड़े हैं, वो एक जमाने में लालू यादव के अंधभक्त होते थे। एक जमाने में लालू यादव को बहुत अच्छा नेता माना जाता था, शरद यादव को बहुत अच्छा नेता मानते थे, नीतीश कुमार को बहुत अच्छा नेता मानते
थे कि ये आदमी तो कभी रिश्वत नहीं लेगा। लालू यादव के बारे में कहा जाता था कि ये आदमी राइट टू रिकॉल के कानून भारत में लाएंगे। 5 साल उन्होंने राइट टू रिकॉल का प्रचार किया था। आने के बाद तुरंत करके सब करप्ट हो गए। लालू यादव तो आप जानते हैं, नीतीश कुमार भी आप जानते हैं कितना करप्ट आदमी है। नीतीश कुमार मिशनरियों ने उसको पैसा दिया, पीएम बनाने की लालच दी है, इसलिए नीतीश कुमार पब्लिकली पार्लियामेंट के अंदर ये कानून लाने की मुहिम छेड़ रखी है उन्होंने कि दलित, शेड्यूल कास्ट, क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। इस प्रकार का कानून नीतीश कुमार पार्लियामेंट में लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिशनरियों ने उनको बोला है कि इस तरह के कानून लाने की मदद करोगे तो हमारे पास जो नेशनल मीडिया है, मिशनरी है, वो नेशनल मीडिया को काफ़ी पैसा देते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस सबको। हम उस मीडिया में आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपको पीएम बनने का मौका मिलेगा। और पार्लियामेंट में जब आपको सांसद खरीदने की जरूरत पड़ेगी, एक सांसद 20-25 करोड़ मांगेगा, तब हम आपको मुँह मांगा पैसा देंगे ताकि आप सांसद खरीद के पीएम बन सको। तो जो अंधभक्त है, एक जमाने में जो कि नीतीश कुमार के अंधभक्त होते थे, लालू यादव के अंधभक्त थे, आज वो इतने उगता चुके हैं कि वो पॉलिटिक्स का नाम नहीं लेना चाहते, वो देश के लिए कुछ करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि देश के प्रति उनका आदर कम हो गया या देश के प्रति भक्ति खत्म हो गई, लेकिन एक उनके दिमाग में ऐसा आ गया है कि भाई हमने जिस आदमी पे इतना भरोसा किया, उस आदमी ने इतना धोखा दिया, तो इसका मतलब कि अब कोई भरोसे के लायक है नहीं, ये देश डूबने वाला है। ये अंधभक्ति का अंतिम परिणाम होता है। देश का तो टाइम वेस्ट होता ही है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं कि देश को कोई अच्छे कानूनों की जरूरत नहीं है, साइंस एजुकेशन की जरूरत नहीं है, मैथ्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वेपन अच्छे हथियार बनाने की जरूरत नहीं है। बस सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे, सनातन धर्म आएगा, लेकिन सनातन धर्म लाना है, क्यों लाना है? ताकि हथियारों का उत्पादन बढ़े, गणित का शिक्षण सुधरे, मैथ्स का एजुकेशन सुधरे। और सुब्रमण्यम स्वामी एक रट लगा के रहते हैं कि यूनिटी, ये शब्द उन्होंने रट लिया है और रटाते रहते हैं कि यूनिटी नहीं है इसलिए हम हार गए। देखो मुस्लिमों में यूनिटी है, क्रिश्चियनों में यूनिटी है, भाई क्या यूनिटी है? मुझे तो कभी यूनिटी नहीं दिखी। वो एक यूनिटी में मेरा पूरा अगला वीडियो है जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप गूगल कीजिए कि शिवाजी के तोपची का नाम क्या था। शिवाजी की जो आर्टिलरी थी, तोप का पूरा, जिसको आर्टिलरी कहते हैं, मोहम्मद खान उसका नाम था। मैं नाम एक्जेक्टली भूल गया, पर वो मुस्लिम था। शिवाजी की सेना में 20% से ज्यादा सैनिक मुस्लिम थे। ये सारा आपको गूगल पे मिल जाएगा, मैं कोई अपनी जेब में से इतिहास नहीं बता रहा। उसका जो तोपची था, उसकी पूरी तोप, शिवाजी के पूरे तोप रेजिमेंट में इनको के सर से पांव तक अधिकतर मुस्लिम थे। तो कहाँ यूनिटी थी? क्यों वो औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे? क्यों उन्होंने, औरंगजेब मुसलमान था, क्यों उन्होंने औरंगजेब का साथ नहीं दिया? इसी तरह से 1857 में जब विद्रोह हुआ था तब पाकिस्तान में जो पठान है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। बहादुर शाह जफर के खिलाफ लड़ने आए थे वो लोग। और क्रिश्चियनों में यूनिटी होती तो क्यों जर्मनी और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ? जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसी में तो भारत को आजादी लाने में बहुत बड़ी मदद मिली। यदि उनमें यूनिटी होती तो जर्मन ने क्यों जापान का सहयोग लिया? क्यों उसने क्रिश्चियन देशों को साथ नहीं दिया? फ्रांस, इंग्लैंड, वो सारे क्रिश्चियन कंट्री थे। तो ऐसा देश को सुधारने के लिए अच्छे कानून चाहिए, गणित का एजुकेशन चाहिए, विज्ञान का एजुकेशन चाहिए। इन दोनों को मिला के हथियार बनाने की क्षमता आती है। हथियार बनाने के लिए जो कानून चाहिए वो कानून चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी कानून कार्यकर्ताओं का टाइम पास कर रहे हैं कि ये सारे कानून जरूरी नहीं है, एक भी कानून जरूरी नहीं है। बस आप यूनिटी की बात करो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे सीबीआई डायरेक्टर बना दो, ये उन्होंने सोल्यूशन दिया था कि भाई आप तो सिर्फ 2G के केस के बारे में बोलते हैं, तो इसमें इतने सारे भ्रष्टाचार के केस में, तो कि भाई देखो मेरे पास सारे केस के बारे में बोलने का समय नहीं। बात ठीक है, आप मुझे सीबीआई का डायरेक्टर बना दो, मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ये उनका सोल्यूशन है कि आप सीबीआई के, कोई कानून नहीं बदलेगा, कोई नई व्यवस्था नहीं आएगी, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी नहीं है, आपको सीबीआई का डायरेक्टर बना देंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे आप। तो इस तरह से ये कार्यकर्ताओं का टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो दुश्मन है मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरी वगैरह, उनको आगे बढ़ने का निरंतर मौका मिले, और वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए एक के बाद एक कंपनियां बिक रही है, डाबर बिक गया, पिरामल बिक गया, रणबक्षी बिक गया, ये सारी दवाइयों की दवाई बनाने वाली कंपनी है। ये दवाई बनाने की अधिकतर कंपनी एक के बाद एक बिक रही है।
उसके बाद खाना बनाने की कंपनियां भी धीरे धीरे बिकनी शुरू हो जाएगी। खेती में उनको आने का लाइसेंस दे दिया। मनमोहन सिंह ने रिटेल में आधा लाइसेंस दे दिया और बाकी आधा लाइसेंस इस पर दिया कि यदि कोई राज्य सरकार वॉलमार्ट को इनवाइट कर रही है तो वॉलमार्ट जा सकती है। तो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनको पैसा दे देंगे कि वॉलमार्ट वाली कंपनियां, और वो घुस जाएंगे। मैं वॉलमार्ट से किस सेंस में विरोधी हूँ कि यदि 100% भारतीय वॉलमार्ट आती है, उसका नाम वॉलमार्ट नहीं रहेगा, कोई और ही नाम होगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं मॉल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, पर अमेरिकन कंपनियों को हमें नहीं घुसने देना चाहिए। हमें पूरा मॉल का नेटवर्क बनाना चाहिए जो सर से पांव तक हिंदुस्तानी हो, सारे उसके ओनर हिंदुस्तानी हो, उसका पूरा टेक्नोलॉजी इंडियन हो, और ऐसी कंपनी को मैं पूरा प्रोत्साहन देने में मानता हूँ। पर सुब्रमण्यम स्वामी अलग है, वो पिछले दरवाजे से वॉलमार्ट को घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने जब मामला तुल पकड़ा तो कार्यकर्ताओं को पकड़े रखने के लिए उन्होंने वॉलमार्ट के खिलाफ स्टेटमेंट इशू किया, लेकिन जब मेन बात आई कि भाई मनमोहन सिंह को नौकरी से निकालना चाहिए क्योंकि मनमोहन सिंह तो वॉलमार्ट को परमिशन दे रहा है, तो सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट आया कि नहीं, मनमोहन सिंह को आप 2014 तक राज करने दिए, शासन करने दिए, ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां आराम से देश में घुसती रहे। फिर इसी तरह से देश मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी नहीं चाहती कि देश में राइट टू रिकॉल का कानून आए, क्योंकि राइट टू रिकॉल का कानून आया तो मिशनरियों को क्या मुसीबत हो जाएगी कि अभी वो अधिकारियों को पैसे देके एक के बाद एक मंदिर हड़प कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में मिशनरियों ने आधे से ज्यादा मंदिर हड़प कर दिए, कर्नाटक में मंदिर हड़प कर रहे थे, एक के बाद एक येदियुरप्पा के आने की वजह से रोक आ गई, तो उन्होंने येदियुरप्पा को के सामने सच्चे झूठे केस दिला के उसको नौकरी से निकलवा दिया। तमिलनाडु में एक के बाद एक मंदिर मिशनरियों के कंट्रोल में आ रहे, इसमें वो अफसरों को पैसा दे रहे हैं। और यदि राइट टू रिकॉल आ गया तो ये सारी उनकी योजना में पानी फिर जाएगा, क्योंकि अधिकारी फिर पैसा लेने से मना कर देगा। कोई अधिकारी पैसा लेता है और ऐसे धंधे करता है तो पब्लिक उसे नौकरी से निकाल देगी। तो मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी नहीं चाहते कि भारत में राइट टू रिकॉल आए, इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टेटमेंट दे दिया कि राइट टू रिकॉल इज अ नॉनसेंस। उसका यूट्यूब पे स्टेटमेंट में अपनी ओर से नहीं बोल रहा, ये स्टेटमेंट ये सुब्रमण्यम स्वामी का अपना स्टेटमेंट है कि राइट टू रिकॉल इज अ नॉनसेंस। अब अंधभक्ति की सीमा देखिए, मैंने शंखनाद के लोगों से कहा कि भाई आप राजीव दीक्षित जी का फोटो दिखाते हैं, राजीव दीक्षित जी ने तो 15 साल राइट टू रिकॉल का प्रचार किया। 1996 में मैंने उनके राइट टू रिकॉल के आर्टिकल पढ़े थे, आज़ादी बचाओ आंदोलन में तब वो थे। तो जिन्होंने 14-15 साल राइट टू रिकॉल का प्रचार किया, उनके 4 वीडियो भी मैंने उनको दिखाए। और यहाँ दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं राइट टू रिकॉल का नॉनसेंस। तो आप सुब्रमण्यम स्वामी की मंशा के बारे में, मोटिव के बारे में क्या स्टेटमेंट है? तो उन्होंने मेरे पे इल्जाम डाला कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ। मैंने कहा चलो कांग्रेस का एजेंट हूँ, आप राइट टू रिकॉल पे जवाब दीजिए ना, मैं तो आपको जिसका एजेंट दिखता हूँ उसका हूँ। तो क्या आप राइट टू रिकॉल का मुद्दा कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को फायदा हो? मैंने कहा अच्छी बात है। 1870 में 1870 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था राजा प्रजाधीन होना चाहिए, यानी वो राइट टू रिकॉल की बात अलग तरह से हुई। राजा प्रजाधीन होना चाहिए, प्रजा के अधीन, यानी प्रजा कभी भी उसे नौकरी से निकाल सके। तो क्या वो कांग्रेस के एजेंट थे? 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं, राइटिंग में है ये, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो पहला डॉक्यूमेंट था, मैनिफेस्टो, उसमें 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो चुनाव और लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड में बोल रहा हूँ। तो क्या वो भी आपको कांग्रेस के एजेंट दिख रहे हैं? उसके बाद राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और एम एन रॉय, इन तीनों ने राइट टू रिकॉल की लगातार मांग की। क्या ये तीन भी आपको कांग्रेस के एजेंट लग रहे हैं? और यदि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ क्योंकि मैं राइट टू रिकॉल के बारे कार्यकर्ताओं को उकसा रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो आप ये क्यों नहीं सीधा पूछ लेते हर एक नेता से कि अन्ना या जो दूसरे कि आप राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट दीजिए। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात की कि राइट टू रिकॉल की इंस्टेबिलिटी आएगी, वो तो मैंने अपना ड्राफ्ट उनको दिखाया कि इस ड्राफ्ट में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आती। सारे शंखनाद के कार्यकर्ता इस बात पे मान गए कि हाँ, ये राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करेगा। तो दूसरा उन्होंने स्टैंड किया कि आज के बाद हम ड्राफ्ट पढ़ने ही नहीं वाले। जब ड्राफ्ट देख के ये क्लियर हो गया
कि इससे सुब्रमण्यम स्वामी का जो क्लेम है कि इससे इंस्टेबिलिटी होगी वो गलत है। तो उन्होंने बोला कि हम ड्राफ्ट पढ़ना ही नहीं चाहते, आपके सारे ड्राफ्ट बकवास है। मैंने कहा चलो मेरे सारे ड्राफ्ट बकवास है, आप मुझे सुब्रमण्यम स्वामी के ड्राफ्ट लाते थे कि बांग्लादेशियों को देश से निकालने के लिए वो क्या कानून प्रपोज कर रहे हैं। कोई छोटी समस्या तो नहीं है, 2 करोड़ घुस चुके हैं बांग्लादेशियों में। एक वेस्ट बंगाल में एक तहसील है दिगंगा करके, एक तहसील है, वहाँ एक भी हिंदू नहीं है। पूरी तहसील में अभी एक भी हिंदू नहीं बचा। 1951 के सेंसस के मुताबिक वहाँ हिंदुओं की आबादी 80-85% थी, अब वहाँ एक भी हिंदू नहीं है। पूरा तहसील है वो बांग्लादेशी और जो वेस्ट बंगाल के मुस्लिम है उससे भरा पड़ा है। अहमदाबाद जैसे शहर में इतनी दूर, हिंदुस्तान के दूसरे कोने में, बांग्लादेश के दूसरे कोने में, अहमदाबाद में 25,000 गैर कानूनी बांग्लादेशी, ऐसी यहाँ की पुलिस कहती है। उनका अंदाज है कि यहाँ पे 25,000 बांग्लादेशी है। बॉम्बे के लोग कहते हैं कि बॉम्बे में कम से कम 3 लाख से 4 लाख बांग्लादेशी है गैर कानूनी। दिल्ली में कहते हैं कि 2 लाख गैर कानूनी। तो बांग्लादेशियों को निकालने के लिए जो कानून सुब्रमण्यम स्वामी प्रपोज कर रहे हैं, वो कानून आप क्यों अपने वेबसाइट पे नहीं डालते? असलियत यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई कानून प्रपोज ही नहीं किया। मैंने कहा आप उनसे पूछिए कि वो कानून है, मेरे ड्राफ्ट आपको बकवास लग रहे हैं, उनको कहिए कि अच्छे ड्राफ्ट दे। इससे तो अच्छे ड्राफ्ट देना उनके लेफ्ट हैंड का काम होना चाहिए। 40 साल से पॉलिटिक्स में, हार्वर्ड में प्रोफेसर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं 1-1.5 साल, 4-5 साल उनकी पूरी करियर में, कुछ 4-5 साल मिनिस्टर रह चुके हैं, 10-12 साल MP रह चुके हैं। उनको कहिए कानून 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में लिख के दे देंगे। तो शंखनाद के अंधभक्त उनसे ये कानून का ड्राफ्ट मांगने से अब घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट मांग लिया। तो सुब्रमण्यम स्वामी बांग्लादेशियों को निकालने का ड्राफ्ट देने नहीं वाले, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को जो मीडिया फंडिंग मिल रहा है, मतलब सऊदी अरेबिया की लॉबी मीडिया को पैसा दे रही है कि आप सुब्रमण्यम स्वामी का फ्रंट पेज पे नाम छापो। मिशनरी है, वो पैसा दे रहे हैं अखबार वालों को कि आप सुब्रमण्यम स्वामी का फोटो फ्रंट पेज पे छापो। वो पैसा बंद हो जाएगा यदि सुब्रमण्यम स्वामी ने बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम शुरू की। तो जब अंधभक्तों को पता लगता है कि उनके नेता एक्सपोज हो जाएंगे तो सवाल पूछना बंद कर देते हैं पब्लिक में, और जो सवाल देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पूछना बंद कर देते हैं। अब बांग्लादेशियों का सवाल, उसमें मेरा कांग्रेस का एजेंट होने की क्या बात है? तो उसका क्या लेना देना? मान भी लो 1 सेकंड के लिए कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूं, तो उसका बांग्लादेशियों की समस्या से क्या लेना देना? सवाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी कानून MP रह चुके हैं, और ये बात अन्ना और छोटे अन्नों पे भी आती है, वो भी कमेटी के मेंबर हो चुके, भले MP नहीं रह चुके हैं, वो भी बांग्लादेशियों का समर्थन कर रहे हैं। अन्ना और तो छोटे अन्ना सारे के सारे, उनको भी उनके कार्यकर्ताओं ने पूछा कि भाई बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कुछ कानून दीजिए। लोकपाल का कानून ठीक है, लेकिन लोकपाल तो थोड़ा एक बांग्लादेशियों को ढूंढने जाएगा, 2 करोड़ घुस के आ गए हैं पूरे भारत में, तो बांग्लादेशियों को निकालने के कानून का ड्राफ्ट दो। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि बांग्लादेशियों को देश से निकालने का कोई ड्राफ्ट हमें नहीं देना। तो उनके भक्तों ने भी उनसे ये सवाल पूछना बंद कर दिया कि भाई हम दोबारा ये सवाल पूछेंगे, ये दोबारा यही जवाब देंगे, मीडिया में बात आ जाएगी, हमारे नेता एक्सपोज हो जाएंगे, हमारे नेता है उनकी पब्लिक में इमेज खराब हो जाएगी, देश भाड़ में जाए, भले ही बांग्लादेशी 2 करोड़ आ जाए, 4 करोड़ और आ जाए, ये सवाल हम अपने नेता से नहीं पूछेंगे। तो अंधभक्ति है वो 2 तरह से टिकती है। उनके नेता उनके दिमाग में घुसा देते हैं कि यूनिटी इंपॉर्टेंट है, देश भाड़ में जाए, यूनिटी जरूरी है। यूनिटी के लिए जरूरी है कि तुम एक ही बात बोलो, वही बात बोलो जो नेता तुमसे बोलता है। नेता कुछ अलग बात बोलता है तो वो बोलो ही मत। नेता एक्सपोज हो जाए ऐसा कोई सवाल ही मत पूछो कि जिससे नेता पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाए। और अंधभक्ति इस तरह से बढ़ती जाती है, और अंधभक्ति एक तरह से इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस कैसे है कि एक आदमी मान लो 100, 200, 1000, 2000 अंधभक्तों का ग्रुप है, वहां पे चला गया, तो जैसे ही वो कुछ सवाल पूछता है सब उसको दबा देते हैं कि तू कांग्रेस का एजेंट है। गलती से उसने मान लो सवाल पूछा कि भाई हमें सुब्रमण्यम स्वामी जी को कहना चाहिए कि वो हसन अली का नार्को टेस्ट मांगे, हसन अली का नार्को टेस्ट चाहिए, आप तो कांग्रेस का एजेंट है। यानी वो सवाल पूछने से डरता है। अब अंधभक्तों की तादाद हो गई 1001, तो नया आदमी आएगा उसको और डरना पड़ेगा कि भाई मैंने कुछ बोला तो यहाँ पे 1001 लोग हैं जो मुझे कांग्रेस का एजेंट मान लेंगे। यानी एक तरह का माहौल बन जाता है कि यदि आपने सुब्रमण्यम स्वामी को एक्सपोज करने की कोशिश की तो आप कांग्रेस के एजेंट की तरह गालियां देंगे, आपको पब्लिक में नीचा दिखाएंगे, आपके दोस्तों के बीच आपको नीचा दिखाएंगे। यानी वो सवाल पूछने से फिर धीरे धीरे घबरा जाता है और अंधभक्तों की संख्या इस तरह से बड़ी हो जाती है। आज मैंने अन्ना के काफी कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप छोटी मोटी जो आपकी मीटिंग होती रहती है 50-100 लोगों की, कभी कभी बड़ी मीटिंग भी होती है,
500-600 की, उसमें यदि अन्ना और छोटे अन्ना आते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो, तो उन्होंने पूछा कि ये सवाल मैं नहीं पूछ सकता मीटिंग में। मैंने कहा क्यों नहीं पूछ सकते? कि मैंने ये सवाल पूछा तो सारे कार्यकर्ता उठ के खड़े होंगे कि कांग्रेस ने तुझे ये सवाल पूछने का पैसा दिया। तो वो अब सवाल पूछने से घबराते। मैंने कहा आप मीटिंग में सवाल नहीं पूछते तो ऐसा करो, ईमेल से सवाल पूछो और जो जवाब आता है वो फेसबुक पे रख लो, और आप ईमेल डालते समय साफ साफ लिखो कि डियर छोटे अन्ना, मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ और ये सवाल का आप जो जवाब दोगे मैं फेसबुक पे डाल दूंगा। और अपने जो कलीग है इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, उनको भी सीसी लिस्ट में डाल दो कि भाई देखो मैंने इतने लोगों को सीसी लिस्ट में डाला, यानी मैं ये सवाल पब्लिकली पूछ रहा हूँ, तो क्या सवाल का जवाब तो नहीं आएगा, मुझे ईमेल लिस्ट से निकाल देंगे, मेरे को बोल देंगे कि मीटिंग में मत आना कभी, और सारे फेसबुक पे लिख देंगे कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, मुझे गालियां देंगे, मेरी बदनामी करेंगे। तो एक एग्रेसिवनेस आ जाती है अंधभक्तों में कि यदि तुम हमारे नेता के अंधभक्त नहीं हो तो तुम गद्दार हो, तुम कांग्रेस के एजेंट हो। तो अब ऑन द कॉन्ट्ररी आप राइट टू रिकॉल ग्रुप में देखोगे तो शुरू से लेकर आज तक 1998 में मैं शुरुआत की, 2-4 साल तक तो मैं अकेला ही था, अंधभक्ति का इस तरह का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि हमारे में लीडर ही नहीं है कोई। ये जो सेक्शन 1.3 rahulmehta.com/00 rahulmehta.com/301.pdf आप डाउनलोड करोगे और 301.h rahulmehta.com/301.htm, तो ये जो 3 लाइन का कानून हमने लिखा है, हम इसी को नेता मानते हैं कि भाई ये ड्राफ्ट ही हमारा नेता है। और हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने की छूट होती है और विरोध करने की भी छूट होती है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ों पे मुझसे एग्री नहीं होते, जैसे जब मैंने दुरात्मा गांधी की बात कही तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था कि ये आप मोहन भाई के खिलाफ गलत बात लिख रहे हो, उसमें से कुछ एग्री हो गए, कुछ अभी भी एग्री नहीं होते, तो वो झूठ है। मेरे इतिहास के जो आर्टिकल्स आते हैं बहुत लोग उससे एग्री नहीं करते, तो खुल के कम्युनिटी में मेरा विरोध करते हैं। किसी को कोई रोका नहीं जाता, किसी के पोस्ट डिलीट नहीं होते, किसी को कम्युनिटी से नहीं निकाला जाता, हर एक को एक दूसरे का विरोध करने की छूट मिलती है। तो अंधभक्ति का नामो निशान नहीं है, क्योंकि मैं स्पष्ट मानता हूं कि अंधभक्ति से सिर्फ नेता को ही फायदा होता है, देश को नुकसान ही जाता है, कभी फायदा नहीं होता। एकता के नाम पे अंधभक्ति और उससे देश है वो कैसे खड्डे में जाता है कि वो नेता, तो मान लो वो नेता बिके हुए हैं, तो जब वो नेता पावर में आएंगे तो पहले वो अंधभक्तों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे कि भाई पावर में आने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जैसे लालू यादव ने किया, लालू यादव ने पावर में आने के बाद अपने सारे कार्यकर्ताओं को कह दिया कि मैंने कल तक राइट टू रिकॉल की बात करी थी, आज भूल जाओ। और जो भूलने में असमर्थ है, जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी है और वो मेरे राइट टू रिकॉल के भाषण भूल नहीं सकता, वो ग्रुप छोड़ के चला जाए, क्योंकि अब मुझे राइट टू रिकॉल से कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार ने भी वही बोला कि भाई वो मैं राइट टू रिकॉल की बात करता था, वो तब की बात थी 1972 से लेकर 77, तब मैं पावर में नहीं था, अब मैं पावर में हूँ, अब राइट टू रिकॉल की बात मत करो, भूल जाओ कि मैंने कभी राइट टू रिकॉल बोला था। और यदि याद है तो देश छोड़ के चले जाओ और संस्था छोड़ के, पार्टी छोड़ के चले जाओ। और सुब्रमण्यम स्वामी भी पावर में आएंगे तो दूसरे दिन वो वॉलमार्ट को बुलाएंगे, वो ये मोंटेसो को बुलाएंगे, सारी विदेशी कंपनियों को बुलाने वाले हैं। और जो राजीव दीक्षित जी के फॉलोवर है, जब विरोध करेंगे तो उनको कहेंगे कि भाई कल तक मुझे आपकी जरूरत थी, अब मैं पावर में हूँ, अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, भूल जाओ कि मैंने कभी देशभक्ति की बात की थी। और भूल नहीं सकते तो ग्रुप छोड़ के चले जाओ। और उस समय अंधभक्तों के पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अंधभक्ति के सिवा कुछ किया ही नहीं है। आप ऐसे ग्रुप में देखिए कि जहाँ कानूनों की बात होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है कि भाई दूसरे देशों ने अपनी सेनाएं कैसे मजबूत की। अब जैसे राइट टू रिकॉल ग्रुप में अधिकतर डिबेट हमारा इसी पे होता है कि भाई अमेरिका ने अपनी सेना कैसे मजबूत की। सारे चंगेज खान से लेके अलेक्जेंडर से लेकर चंगेज खान से लेकर अमेरिका, सारे लोगों पे बात होती है कि भाई इन्होंने अपने देश की सेना कैसे मजबूत की। कि हमारे दुश्मन देश है, अमेरिका हमारा दुश्मन देश है, अलेक्जेंडर हमारा दुश्मन था, ये गोरी और सब हमारे दुश्मन थे, लेकिन उन्होंने सेना मजबूत करने के लिए जो तरीके अपनाए वो तरीके हमें स्टडी करने चाहिए, ताकि उनके द्वारा हम भी अपनी सेना मजबूत कर सकें। तो ये सारी चीज़ों पे इंफॉर्मेशन नेता, अधिकतर नेता देते ही नहीं है अपने कार्यकर्ताओं को। तो जब कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि उनके नेता ने उनके साथ विश्वासघात किया, तो एक तरह से वो पॉलिटिक्स में से रिटायर हो जाते हैं, पॉलिटिक्स से नफरत करने लगते हैं, सारे नेताओं से नफरत करने लगते हैं, और देश का क्यूमुलेटिव लॉस बढ़ता जाता है। आप देखो पिछले 40 साल में जो नुकसान हुआ
या पिछले 60 साल में नुकसान कितना हुआ कि 1947 में हमारी सेना इतनी मजबूत थी कि अमेरिका कभी हिम्मत नहीं करता कि भारत पे अटैक करे, चाइना की भी हिम्मत नहीं थी कि अटैक करे। वो जो स्ट्रेंथ रेशियो है A:B रेशियो, सेनाओं की मजबूती का रेशियो आज इतना गिर गया है कि अमेरिका चाहे तो हमला कर सकता है, इतना नहीं, महीने 2 महीने के अंदर पूरा हिंदुस्तान तबाह कर सकता है। आप स्ट्रेंथ का रेशियो निकालो, 1947 में भारत की सेना और अमेरिका की सेना का जो रेशियो है, तो अमेरिका की सेना में इतनी ताकत नहीं थी कि भारत की सेना को हरा सके या भारत को तबाह कर सके। चीन की सेना में इतनी ताकत नहीं थी। आज रेशियो इतना बिगड़ चुका है कि चीन की सेना में इतनी ताकत आ गई कि 6 महीने के अंदर वो पूरा इंडिया तबाह कर सकता है। अमेरिका की सेना में इतनी ताकत आ गई है कि वो 2 महीने तो क्या शायद 15 दिन के अंदर पूरा इंडिया तबाह कर सकता है। और वो रेशियो क्यों हुआ? क्योंकि ये सारे नेता हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि कानून का अध्ययन मत करो, साइंस विज्ञान तो कुछ जरूरी है ही नहीं, बस यूनिटी पे फोकस करो। तो अंत में मैं कहूँगा, आपको यदि अंधभक्ति से बाहर आना है या आपको अंधभक्ति की पहचान करना है कि ये आदमी अंधभक्त है या देशभक्त है, नेता का अंधभक्त है या देशभक्त है, तो मैं आपको लिटमस टेस्ट दूंगा। आप उसको कहो कि भाई तू अपने नेता से प्रश्न पूछ, प्रश्न का जो जवाब आता है वो फेसबुक पे डाल, और हम कुछ नहीं मांग रहे। उसका जो जवाब आएगा हम तुझे दोष नहीं देंगे। मान लो उसने जो भी है उसका तो दोष है नहीं, तो पूछो तुम कि यदि वो अन्ना का भक्त है तो उसको पूछो कि भाई तुम अन्ना से एक क्वेश्चन पूछो कि राइट टू रिकॉल की बात आप पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हो, राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट 1 महीने में दोगे, 2 महीने में दोगे, 3 महीने में दोगे, 6 महीने में दोगे, अगले जन्म में दोगे, और उनका जो भी जवाब आता है वो फेसबुक के स्टेटस पे डालो। सुब्रमण्यम स्वामी से पूछो कि आप हसन अली का नार्को टेस्ट पब्लिक में करो, इस तरह का एफिडेविट कोर्ट में दे सकते हो। और ये सवाल आप सुब्रमण्यम स्वामी को ट्विटर पे या ईमेल पे पब्लिकली पूछो, और उसका जो जवाब आता है वो अपने फेसबुक स्टेटस में डाल दो। यदि कोई आदमी अपने नेता से सवाल पूछने से घबराता है, मना कर देता है कि मैं अपने नेता को ऐसे मुश्किल सवाल पूछने नहीं वाला, तो समझो कि वो देशभक्त नहीं है, वो नेता का अंधभक्त बन चुका है। वो पेड़ आदमी ऐसा मैं नहीं कहता, वो अपने नेता का अंधभक्त बन चुका है, और इतना अंधभक्त बन चुका है कि उसको देश का ही तब दिखता ही नहीं है, उसको सिर्फ अपने नेता की फोटो दिखती है। और ऐसे अंधभक्तों से मैं कहूँगा कि आप उसको अंधभक्ति से बाहर लाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश कीजिए, ताकि देश का कुछ भला हो सके। धन्यवाद।